नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ही सदर, आपको बताते चलेंगे, उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो एक बड़ा बयान जारी किया गया है उस पर, और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी ईडी की तरफ से जो समन किया गया था इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन किस तरह से बयानबाजी रही है चुनावों को लेकर और केंद्र सरकार पर लगातार निशाने जो है वो साधे गए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत। नम्रता शर्मा है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। यासिर खान हमारे साथ अपनी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत। और मुजफ्फर खान ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले अभिजीत जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया गया और उसके बाद तंज भी कई तरह के केंद्र सरकार पर कसे गए। देखिए इस तरह है कि जो खासकर उमर साहब ने जो भी बयान दिए पिछले दिनों, खासकर इलेक्शन कमीशन को देकर के हवाले से, जो आज न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी आया हुआ है, एक जो शब्द का वो यूज़ कर रहे हैं उस पर मुझे आपत्ति है। अशेम्ड शब्द एक हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं और काफ़ी ज्ञानवान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस तरह की एक अभद्र भाषा मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े लीडर को सूट करती है। और जो उन्होंने उसका रेलेवेंस दिया है इलेक्शन कमीशन को लेकर, जो बातें की है, उसके ऊपर मुझे इसलिए एतराज़ है। उन्होंने भारत जो सबसे बड़ा जमहूरियत जिसमें मानी जाती है, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी काफ़ी कमेंट्स किए हैं। उस पर मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है कि देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हिसाब से चलाना चाहती है तो हमें 1951 में जाना पड़ेगा। 1951 की पहली जब असेंबली प्रपोज हुई थी तो उसके अंदर जो सीटें ली थी वो 1.5 दर्जन आपने एक्स्ट्रा कश्मीर को दी थी। जम्मू की पॉपुलेशन 2 लाख ज्यादा थी कश्मीर से। अगर वो डेमोक्रेसी थी तो शायद उमर साहब को ऐसी डेमोक्रेसी मुबारक होगी। उसके बाद 1957 की जो बात आती है जिसमें सबसे पहले चुनाव होने थे, उसमें आपने सारे प्रजा परिषद के लोगों के नॉमिनेशन ही आपने जो है रिजेक्ट कर दिए। वो डेमोक्रेसी थी, वो भी आप ही को मुबारक हो। 1987 की रिगिंग, वो अगर डेमोक्रेसी थी तो वो भी आपको मुबारक हो। और लास्ट जो भी पंच सरपंच के चुनाव जिससे आपने बायकॉट किया कि कहीं कोई गांव से उठकर कोई आ ना जाए और आपके गुपकार के गलियारों में ना कहीं रहना शुरू हो जाए, वैसी डेमोक्रेसी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप ही को मुबारक हो। जो इस इलेक्शन कमीशन ने डेमोक्रेसी लाई है उसी को सही डेमोक्रेसी। की हत्या, पंचायती चुनावों को लेकर कई तरह के सवाल, और उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। देखो, ये जनरल पब्लिक ओपिनियन यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की डेट में इंडिपेंडेंट नहीं रहा है, और बाकी जो अदारे हैं वो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। ये कोई खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं कह रही है, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मासवाए एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है, जिन्होंने इन सब को, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को इरोड कर दिया है, इनके क्रेडिबिलिटी को इरोड करने में बीजेपी का हाथ है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। खाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं, बल्कि जितने भी अदारे हैं यहाँ के, जितनी प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या जितने अदारे हैं, उन सब के हाथ बंधे हुए हैं और वो डायरेक्शन पर काम करते हैं जिस तरह हुकूमत कह रही है। और ये एक बुरी बात है। डेमोक्रेसी, जिस तरह मेरे दोस्त ने ये कहा कि डेमोक्रेसी वो थी या ये थी, हम पीछे अगर ना भी जाएं, आप इस सदी की भी अगर बात करें, ये हालत किसी भी डेमोक्रेसी में हम नहीं देख सकते कि आप पिछले 6 साल से एक जम्मू कश्मीर, पहले तो उस रियासत को खत्म किया आपने और गैर जमहूरी तरीके से असेंबली को डिसॉल्व करके, बगैर यहाँ की आवाम की जायज लिए आपने एक रियासत को खत्म कर दिया, यूटी बना दिया, और फिर यूटी में इलेक्शन तक नहीं करवाए। आप जमहूरियत का कहते हो, हालांकि मैं इसको मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में सबसे पहली अगर असेंबली हुई है तो वो एथेंस में हुई है। ठीक है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट हमारी है। हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का क्लेम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना तो किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को पनपने देते हैं और ना ही इलेक्शन करवाते हैं। साधना कितना जायज है, ये बड़ा सवाल है। ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी चुनाव इलेक्शन कमीशन ने, आशा जी इल्जाम मैं भी लगाता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो ड्यूटी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, उसको डिस्चार्ज नहीं किया। Election Commission of India has shirked its responsibility. They have shuddered it off.
जो उसकी लेकिन क्या कानूनी इलेक्शन ड्यूटी थी, कमीशन ऑफ आईनी इंडिया ड्यूटी सरकार के कहने पर काम करती है मुजफ्फर जी? ये आपसे थी। और बेहतर तो किसके कोई नहीं कहने जानता पे? है। सरकार के कहने पे ही काम करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इस कि वो बात आज का एक जवाब गिरफ्तार दूंगी मैं अदारा अभिजीत नहीं जी से, है। लेकिन नम्रता जी पहले आप। जी, जो आशा जी आज देश के हालात हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, ईडी, सब लोग जिस तरह से ये इदारे डांस कर रहे हैं ऑन द फ्लूट ऑफ बीजेपी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हालात सामान्य हैं हमारे राज्य के, फिर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? होम मिनिस्टर कहता है कि जब होम मिनिस्टर साहब के वहां से बयान आते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा चुनाव हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है हमें हरी झंडी मिले, तो ये क्या है? हम पिछले 10 साल से चुनावों के लिए तरस रही है जम्मू कश्मीर। असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया 2014 के बाद, जम्मू कश्मीर ने असेंबली के चुनाव यहां नहीं देखे। उसके बाद आज जो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी इदारे थे, चाहे वो उसके बाद उमर साहब ने एक बार अभी कुछ अर्सा पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब स्टेटहुड नहीं मिलेगी, फॉर एग्जांपल इलेक्शन अगर होते भी, हम तो कहते हैं जितने जल्दी हो सके, तो यूटी के चीफ मिनिस्टर की क्या हैसियत है, एक अपनी जगह की बात है, क्योंकि हालांकि जम्मू कश्मीर जो है इतनी बड़ी स्टेट थी, इसको यूटी तहसील का दर्जा दे दिया। तो उमर साहब ने बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दी है, और जहां तक इलेक्शन कमीशन जो है उन पर उंगली उठाई है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। सबसे पहले तो हैसियत को लेकर डिबेट नहीं हो रही है, क्योंकि फॉर्मर सीएम रहे हैं तो बहुत इज्जत पूरी जनता उनकी करती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं उस पूरी लाइन में, उमर अब्दुल्ला हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, बहुत से ऐसे सीनियर लीडर हैं, तो हैसियत को लेकर बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जवाब बनता है मुजफ्फर जी आपका, वो कह रहे हैं कि किस तरह से बात की, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कहीं आप लोगों के एमपीज भी थी, क्या उन्होंने ये आवाज ऊपर तक पहुंचाई कि इलेक्शन होने चाहिए? और ये जो बयान है वो कह रहे हैं कि बेतुका बयान है, समझ में नहीं आया है। अगर समझ में नहीं आया तो उसमें बयान देने वाले का कसूर नहीं है, हमारा कसूर हो सकता है, मेरा हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया अगर तो मेरा कसूर है। उन्होंने तो साफ साफ ये कहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन, इट इज अ शेम दैट सुप्रीम कोर्ट कैम टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल। और रहा सवाल पार्लियामेंट में, हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि वहां इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा स्टैंड ये रहा है, जितने भी एमपीज होंगे, इवन आप फारूक अब्दुल्ला साहब की या उमर अब्दुल्ला साहब की कोई भी स्टेटमेंट निकालोगे तो वो कहते हैं कि भाई एक तरफ आप कहते हो कि हालात बिल्कुल ठीक है, अगर हालात इंप्रूव हो गए हैं, बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, टूरिज्म बढ़ गया है, तामीर और तरक्की से लोग बहुत खुश हैं, तो फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हो? तो और किस तरह कोई कह सकता है कि इलेक्शन करवाओ? ठीक है, आ जाते हैं अभिजीत जी पर। एक चीज और आपको बता दूं, अगर सब कुछ हालात यहाँ पर नासाज है, सही है, तो फिर कोई भी इलेक्शन आदमी क्यों नहीं? किसी ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये, एक मिनट मुजफ्फर जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि होम मिनिस्ट्री बताएगी, होम मिनिस्ट्री कहती है इलेक्शन ऑफ इंडिया बताएगी, तो बताएगा कौन आखिर में? देखिए, सबसे पहले मैं मुजफ्फर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल राइटली सेड मुजफ्फर साहब, इंडिया इज एंड इवन वाज आल्सो द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वी एग्री दैट, आई एग्री, एंड इन फैक्ट मे बी सर्टन वर्ड्स हियर और देयर आप उसको गलत ना समझें। India was and is the largest democracy, but Jammu Kashmir was a banana republic before this abrogation. You should agree to this also. 1951 का आपने जवाब नहीं दिया, आपने क्यों की थी 1.5 दर्जन सीटें एक्स्ट्रा, कौन सी किस बाट के अंदर, आप बंदर बाट के अंदर क्यों ले गए थे एक्स्ट्रा, मुझे समझ नहीं आई। 1957 का भी आपके पास कोई जवाब नहीं है कि प्रजा परिषद के जो बेचारे लोग लड़ना चाहते थे उनके आपने क्यों नॉमिनेशन रिजेक्ट किए थे कि कहीं जम्मू में पावर ना आ जाए, जम्मू के लोगों को पावर ना मिल जाए, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। ना आपने 1987 की रिगिंग का जवाब दिया, ना आपने इस चीज का हमें जवाब दिया कि जो चुनाव अभी पंच सरपंच के वो उससे आपने क्यों बायकॉट किया। इन चारों का आपके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे बताएं, ये 3 टायर सिस्टम रिस्टोरेशन कब हुई? इसी एब्रोगेशन के बाद हुई, इसी इलेक्शन कमीशन ने की जिसके ऊपर आज आप छीटाकशी कर रहे हैं, इसी ने की थी उसके ऊपर भी आपका कोई जवाब देने की बात नहीं बनती है। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, नॉट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द अब्दुल्लाज और फॉर द मुफ्तीज और फॉर द गांधीज। ये चीजों के अंदर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज, लास्ट मिनट में अपनी कंप्लीट करता हूं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता अभी कह रही थी, लाडला तो यहां पर पूरे हिंदुस्तान में एक ही हैं जिन्हें पैदा होते लग गया था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ईडी और इन सब इदारों के ऊपर आपने अभी नुक्ताचीनी करना शुरू कर दिया। आप सोचिए जरा नम्रता जी, सोचने का विषय है ये
कि आज ईडी का इतना खौफ, एक प्रधानमंत्री, सबसे स्वच्छ साफ सुथरा प्रधानमंत्री जो कहता ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसमें भी 363 करोड़ रुपया झारखंड जैसे बीमारू राज्य से आपने लोगों का खून चूस के कमा लिया। वहां पर पैसा गिनने वाली मशीनें शॉर्ट पड़ गई, आगे पीछे की स्टेटों से मंगवाना पड़ी। आज आपका ये हाल है, सोचे 50-60 साल तक आपने क्या हाल किया। जवाब दीजिए। देखिए, इनको मेरा लाडला शब्द चुप गया। मेरा वो जब कहते हैं ना कि प्रसंग किस और था, ये समझते हैं अच्छे से, लेकिन लाडला तो मैंने कहूंगी, क्योंकि जो भी लाडला, जैसे अडानी जैसे लाडले जिनके कितने करोड़ों का लोन माफ हो जाता है, लेकिन मेरा गरीब अगर वो 500 रुपया भी लोन ले बैंक से तो 6 लोग आके उसको घर में संबंध करते हैं कि आपकी किश्त नहीं आई। लेकिन लाडला अडानी, उसके करोड़ों के लोन माफ हो जाते हैं, पोर्ट से करोड़ों की ड्रग्स मिलती हैं, आज भी अडानी खुलाआम घूमता है। तो जिस तरह से आज उद्योगपतियों को आप ना ही गिनवाएं कि बीमारू राज्य से क्या हुआ और कहां से क्या हुआ, आप ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से आज कर रहे हैं उसको देश जानता है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब की, उनके भी बहुत सारे लाडले हैं, अडानी, अडवाणी और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वो आप जीटीवी के जो आपके उनका भी लोन आपने कितना माफ कर दिया। आज अब मुझे बताइए, उद्योगपतियों की सरकार नहीं है तो किसकी सरकार है? गरीब के लिए आपने किया क्या है? आज मुजफ्फर जी, मुजफ्फर जी, दमड़ी साहूकार बने हुए हैं मुल्क के। ठीक है, इस जी मुजफ्फर जी, मेरे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे दोस्त कह रहे थे कि इससे पहले जो है ये सिर्फ 3 परिवारों के लिए डेमोक्रेसी रही। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में बादशाहत जो थी और राजाओं का दौर जो था वो तो 1950 में ही खत्म हो गया था। उसके बाद जो भी बना वो इलेक्शन लड़के बना। अगर आप ये कहें कि रिगिंग, तो आज भी पूरे मुल्क में ये हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो ईवीएम को मिसयूज करके कर रही है। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? वो तो कहते हैं कि जितनी भी आपने पिछले तीन चार जवाब ले लीजिए ईवीएम का। मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस ने जो वायरस फैलाया है उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ग्रस्त हो गई है। कांग्रेस को मुझे इसका पता नहीं था कि जो वायरस कांग्रेस के यहाँ से शुरू हुआ, तो हिमाचल में जब हम जीते तो तब ईवीएम बड़ी, जब हम हार गए तो ईवीएम के ऊपर आप ठीकरा फोल्डर, यहाँ से आपको लग रहा है कि डर आपको भी लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में आपकी हार होने वाली है, इसीलिए पहले से ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दे। आपको भी वही वायरस, कोरोना वायरस आप तक भी पहुंच चुका है। देखिए, एक चीज तो है, मुझे बात कंप्लीट करने दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही हूं मैं आपके पास, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहां तक बात कर रहे हैं, मुजफ्फर साहब बात कर रहे थे, मैं पहले भी ये कह रहा था कि जिस तरह से उमर साहब ने इल्जाम लगाया है किस पर, एशेम्ड लफ्ज यूज किया है, ये वैसे इंडिपेंडेंट उदारा है, उन पर नहीं लगाना चाहिए। उनको अगर करना है तो उनको अपोजिशन करनी है तो अपोजिशन करें बीजेपी के साथ। अब मुझे समझ नहीं आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर भी बीजेपी की अपोजिशन नहीं कर रही है, वो बीच में रह रही है न्यूट्रल। आप मुझे एक चीज बताएं, जब वाजपेयी साहब की मिनिस्ट्री, जूनियर मिनिस्ट्री में थे उमर साहब, उनकी मिनिस्ट्री में उन्होंने सीखी, पॉलिटिक्स सीखी। अब वो बोलते हैं जी वो वाजपेयी साहब वाली जो थी वो अलग थी। अरे भाई, हम तो ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप किसी के साथ अलायंस करते हो, उनके मैनिफेस्टो को आप इंडोर्स करते हो, तभी आप उनके साथ अलायंस करते हो। उस वक्त आपने अलायंस किया, उस वक्त आपको बहुत अच्छी लगती थी। अभी कुछ ही अरसा पहले, ये 2018 के बाद ले करगिल में क्या हुआ कि वहां पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल में आपका अलायंस रहा। तो मुझे एक चीज समझा दीजिए ना, एक चीज हमें तो समझा दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई शक नहीं है कि एक सिंगल पार्टी थी जम्मू कश्मीर में, तो नेचुरली ज्यादातर जो है 30 से 35 साल शेख साहब जवाब दीजिए, वो या फारूक साहब, उमर साहब ने हुकूमत की है। बीजेपी के खिलाफ नहीं आ रही है मैदान में। हम कब नहीं खुल के आए, ये तो उनको होगा जो बीजेपी की मतलब एक समझ लो नुमाइंदगी करते हैं, उनको कोई डर होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई सेक्रेड काउ नहीं है कि आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। लोग आज सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस बात की मूली है भाई? लोग किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और क्रिटिसाइज करना जब कोई गलत करे, कोई भी कानूनी अदारा, आज ईडी गलत इस्तेमाल हो रही है, ईडी जो है वो गुलाम बनी हुई है बीजेपी की, इलेक्शन कमीशन गुलाम बना है बीजेपी का, सरकार का, आपकी सीबीआई गुलाम बनी है, जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका मिसयूज हो रहा है। पूरी अपोजिशन वाले जो है सब करप्ट हैं। एक बीजेपी का भी करप्ट नहीं मिला, सीबीआई वाले को, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, एक सीबीआई वाले को किसी को। अरे जनाब, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। पूरे मुल्क में एक बात का सिर्फ जवाब दूंगा आपसे कि ये जो अभी आपको परेशानी हो रही है, मुजफ्फर साहब, जो अभी आपको एक बंदा बता दो आप
अरे जनाब सुन लीजिए ना, एक बंदा बीजेपी का लीडर बता दो आप। मुजफ्फर जी एक एक करके आप फ्रस्ट्रेट ना हो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो जिसके ऊपर अभी आपके साहब को बुलाया गया है ईडी ने, ये केस क्या बीजेपी के काल में था या उससे पहले का ही चल पड़ा था आप पे? इसका जरा जवाब आप बताएं। सीबीआई ने उसका चलान भी पेश किया मुझे बताएं, आप जिनके साथ इंडिया अलायंस बना के बैठी हैं, उस मैडम ने कहा था कि ये आपने 120 करोड़ की बच्चों की गेंदें, बच्चों के फुटबॉल, बच्चों के पैड्स, बच्चों के सब के सब आपने ले लिए हैं। वो तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात आपको कही थी। अब आज आप उन्हीं के साथ बैठे हैं, तो अब अगर आपको ईडी पूछ रही है जनाब, तो मेरा इसमें क्या दोष है? बीजेपी ने आपको मुझे बताया मेरा क्या दोष है? मैं नहीं पूछे आपको, लेकिन करे क्या? अगर आपने कुछ किया है, देखिए धुआं वहीं से निकलेगा जहां आग होगी जनाब, ऐसे धुआं कहां निकलता है? ठीक है नम्रता जी। ना ऐसे मुझे एक बता दो, एक आशा जी मैं अपने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं, पूरे मुल्क में एक बीजेपी का लीडर फारूक साहब के कद का मुझे बता दो जिसको ईडी का नोटिस किया हो। जनाब भारतीय जनता पार्टी में सर्वप्रथम देश आता है, उसके बाद आता है पार्टी, उसके बाद आता है अपने आप। इसीलिए हम लोग फकीर हैं, फकीर ही रहेंगे। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमने आम आदमी पार्टी में भी आप रही है, अपनी पार्टी में भी हाथ हो गया, हो गया। लास्ट मुजफ्फर जी एक सेकंड की एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड की मुजफ्फर साहब आपको एग्जांपल देता हूँ। नरसिम्हा राव जी का तुम्हारे साथ बैठी, इनका दौर था, नरसिम्हा राव जी का दौर था। सीबीआई भेजी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर के ऊपर, 4 धोतियां, 2 बनाने और 63 रुपए निकले थे जनाब। नम्रता जी जवाब दीजिए। फकीरों के पास से क्या निकलेगा? ये ठीक है, हो गया नम्रता जी, 1 सेकंड हो गया अभिजीत जी, हम नहीं बोल रहे, ज्यादा समय हो गया अभिजीत जी। नम्रता जी ये जो क्रिकेट कर रहे हैं, आज अभी डायनेस्ट की बात कर रहे थे, तो जयशाह जी को इन्होंने उसका चेयरमैन बनाया। बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा देश के लिए उन्होंने बहुत खेला है। क्वालिफिकेशन है उसके लिए, क्रिकेटर होना क्वालिफिकेशन है। मैं आपसे पूछ क्रिकेटर कौन क्वालिफिकेशन है उसके लिए? लेकिन क्वालिफिकेशन आज जो आपके टाइम पे कौन कौन थे? आज पढ़े लिखे लोग अगर इलेक्शन लड़ते हैं, आपके टाइम पे सुनील गावस्कर बना था, कौन ऐसी बातें करते हैं जनाब? मुजफ्फर जी सुन लीजिए ना पहले, अभिजीत जी सुन लीजिए पहले, नम्रता जी के ऊपर बात ना कीजिए करें। अभी आपके नेशनल हेराल्ड में आपसे ईडी पैसे वापस मांग रही है, आपके युवराज और रानी साहब आपके पास तो सब कुछ है, वापस मांग रही है उनसे। 2 सालों से कभी दामाद, कभी बेटा, कभी माँ, दामाद का मुझे याद आया, मुझे बताया आपने अभी तक किसी को किया नहीं। इस तरह से नहीं चलेगा अभिजीत जी, अपने अपने समय पर बोलिए, ठीक है? मुझे अच्छा याद है। सुन लीजिए अभिजीत जी पहले 1 मिनट। आपके लाडलों का नाम लो तो मिर्ची लग जाती है। दामाद का क्वेश्चन अपने समय पर लाडलों में दामाद भी याद आ गया। मैं वही कह रही हूँ ना, जब मेरी बारी आएगी पूछूंगा, पूछिए नम्रता जी। 9 सालों से तो दामाद को आप कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आपको मिलता कुछ नहीं। आप झूठ की राजनीति खेलते खेलते बस कर दीजिए। मैंने एक और बात की थी कि जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद किया, आज आप राम मंदिर के नाम में उसमें सांस लेने लग पड़े। आज आप हाँ बिल्कुल आस्था का विषय को आपने राजनीति के साथ जोड़ दिया। एक मिनट, बिल्कुल 3 राज्यों के जीतने के बाद ऐसे नहीं आपकी स्टेट को यासिर जी के नालायक एमएलए जो जम्मू कश्मीर से भेजे थे। देखिए आशा जी मैं ये कहूंगा इस तरह से एक एक करके दिखाया था। नम्रता जी, अभिजीत जी सुन लीजिए कि देखिए बीजेपी जो कहती है, हमें बीजेपी की पॉलिसी का पता, ओपन हम मुखालफत करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को हम इंडोर्स नहीं करते। हम कहते हैं कि बीजेपी यहां यहां गलत कर रही है, ओपन कर रही है और हमें पता भी चल रहा है। लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमें पता नहीं चला, और जहां पर हमें लगता है बीजेपी गलत करती है, हमें कम से कम पता तो चलता है ये ओपन दुश्मनी कर रहे हैं, कहां पर इनकी क्या पॉलिसी है लोगों के सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी उमर साहब की बात कर रहे थे, 87 में जब रिगिंग इन्होंने इलेक्शन करवाई तो फारूक साहब यहां से भाग के चले गए इंग्लैंड। खैर 96 में इन्होंने एब्सोल्यूट, इनको 2/3 मेजॉरिटी मिली थी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो जम्मू कश्मीर के लोग कहां बोलेंगे? 96 में मिलने के बाद आप मुझे बताएं, यहां पर चप्पे चप्पे पे फोर्सेस खड़ी कर दी, किस लिए? अपनी कुर्सी के खातिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोचा कि कहीं लोग हमारे खिलाफ बगावत ना कर दे, क्योंकि उनको पता था हमने क्या किया 87 में। और उसके बाद मैं एक चीज ऐड करूंगा, उमर साहब की जहां तक बात आती है, उमर साहब को मौका मिला 2008 के बाद, और उमर साहब ने असेंबली में खड़े होकर बोला कि अभी वक्त नहीं आया। उस वक्त तो हालात बिल्कुल ठीक थे, जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक थे। लोग चाहते थे कि यहां पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को वापस किया जाए, पब्लिक पीएसए को जो है इसको एबॉलिश किया जाए। लेकिन उमर साहब की असेंबली के अंदर स्पीच है, रिकॉर्डेड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम होना चाहिए। और सबसे ज्यादा पीएसए में उस वक्त नौजवान अंदर रहे हैं। अगर आप ग्राफ लेना चाहें तो आप आरटीआई लगा के ले सकते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे हम भरोसा करें? जवाब दीजिए मुजफ्फर जी जल्दी से। मेरे पास कोई डाटा है नहीं है कि मैं जवाब दे दूं, लेकिन पीएसए जो इस दौर में लगे हैं, एज ए वकील जो मैंने देखे हैं कि डिप्टी कमिश्नर से
रिपोर्ट जब मांगी जाती है प्रोग्रेस की आज की डेट में सालाना, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि किस डीसी ने कितने पीएसएस लगाए हैं इस दौर में। और कभी आकर अगर आप कोर्ट में देखेंगे तो हाई कोर्ट में कम से कम 25% की जल्दी से पीएसए की पेंडिंग है। और पीएसए का मिसयूज जितना इस दौर में हुआ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पहले डिप्टी कमिश्नर भी आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभिजीत जी कह रहे हैं कि वो अपना इदारा है, इसी तरह से गुजरात हाई कोर्ट भी अपना इदारा है। बिल्किस बानो को किस तरह से वहां से उसके अपराधियों को वहां छोड़ दिया गया और आज फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से उस मुद्दे में, तो इस तरह से और वहां भाजपा की इकाई ने उनके अपराधियों को उनका स्वागत किया फूलमाला बना के। तो आज कोई भी इदारा इंडिपेंडेंट इदारा नहीं रह गया है, सारे इदारे भाजपा के ऑफिस में जाके नतमस्तक हुए। देखिए हमारी एक ही डिमांड है शुरू से और आज तक जम्मू कश्मीर के हर फर्द की यही डिमांड है कि होम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट फ्लोर में वादा किया था कि हम डिग्निटी और ऑनर के साथ जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड देंगे, अभी उनको इस लोकसभा इलेक्शन से पहले ये वादा पूरा करना चाहिए। और यहाँ पर असेंबली इलेक्शन ठीक है, लेकिन यासिर जी अपनी पार्टी को भी बीजेपी की बी टीम ही कहा जा रहा है। अरे ग्राउंड पे आवाज है लोगों की। देखिए हम तो कभी अलायंस में रहे नहीं, हमारी नई पार्टी वजूद में आई है। मुजफ्फर जी लास्ट कमेंट कीजिए जल्दी से। देखें जी, अभी भी इस मुल्क को अगर बचाना है और जमहूरियत को यहाँ बहाल रखना है तो ये जितने भी मिसयूज हो रही हैं अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इनको परहेज करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए बगैर किसी। मुजफ्फर साहब सबसे पहले आप मुझे जरा प्लीज एक बात का जवाब जरूर दे दीजिएगा कि 87 की रिगिंग के बाद आप लोग चले गए इंग्लैंड, उसके बाद 96, 97 में आप वापस आके चुनाव लड़ते हैं। मुझे बताएं जिन लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया मरने जलने और कटने के लिए, उसके बाद आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाते हैं। ऐसा कौन सी डेमोक्रेसी थी उस समय? उस डेमोक्रेसी का मुझे जरूर बता दीजिएगा। दूसरा नम्रता जी जरा मुझे बताइएगा, आपने लाडलों की बात की थी, वो जो आपकी पार्टी पर जो बात कर रहे हैं जवाई राजा की बात कर रहे हैं, जवाई राजा के पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन की डिग्री थी कि एयरपोर्ट के ऊपर जहां फ्रिस्किंग में लिखा रहता था पार्टी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या इन सब के लिए लिखा जाता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहां पर उनको भी फ्रिस्किंग से अनुमति मिल जाती थी? और ऐसा कौन सा काम करना पड़ता था कि उनकी फ्रिस्किंग की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती थी? ये बात मुझे जरूर बताइए। और दूसरी बात बता दीजिएगा कि ये जो ईडी ने कहा है आपको कि आप जो नेशनल फ्लड केस के पैसे, समय का अभाव है, जल्दी से नम्रता जी जो भी कहना चाहती हैं। गरीबी की भी आपने बात की और गरीबी का आपको आंकड़ा बता दूं, 14 करोड़ लोग पिछले 5 सालों में यानी कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गई। आपके टाइम पे कितने वापस आए? जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने से ना हर्ष गुरेज करता हो उस देश में होगा क्या? जो कहता हो 15 लाख खातों में आ जाए, जुमलों पे और जुमले भरते हो। सत्यवादी हरिश्चंद्र देखिए। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, नम्रता जी, यासिर जी और मुजफ्फर जी आपका भी। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से बयानबाजी की गई थी उसी पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आकर ही गेम रुक रही है कि आखिर चुनाव कब तक होंगे, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कब तक ये समय आएगा। फिलहाल देखते रहिए कार्यक्रम। लाडला